कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जो हम जैसे आम लोगों की सोच से बहुत परे है। इस दुनिया में इंसान ऐसे खतरनाक और वहशी जानवरों के साथ रहते थे जिनके साथ जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन लगता है। यहाँ एक रेगिस्तान था जिसके बीचों बीच एक रहस्यमयी टावर था और उसके आसपास हर वक्त काले बादल और बिजली रहती थी। इसके बाद हम एडमिरल नाम के एक आदमी की शिप को देखते हैं जो रेगिस्तान को पार करते हुए इसी टावर की ओर बढ़ रही थी और अचानक रास्ते में डायबलो नाम के एक राक्षसी जानवर ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। वह अपने भारी भरकम शरीर से एडमिरल की शिप को पलटने के लिए बढ़ा तो एडमिरल ने शिप को घुमाकर उसके रास्ते से हटने की कोशिश की। उसकी यह तरकीब कामयाब रही, लेकिन बदकिस्मती से हैंडलर को शिप में से गिरने से बचाने के चक्कर में हंटर नाम का एक लड़का खुद शिप से बाहर गिर गया और बेचारा वहीं छूट गया। दूसरी ओर धरती पर कैप्टन नेटली अर्थनीज अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ एक मिशन पर थी। वो यहाँ पर फौजियों की एक दूसरी टीम को ढूंढने के मिशन पर आए थे। उनके पास सुराग के तौर पर सिर्फ उनका आखिरी SOS मैसेज था और रास्ते में उन्हें गाड़ी के टायर के निशान मिले जो एक जगह आकर अचानक रुक गए, मानो उनकी गाड़ी हवा में गायब हो गई हो। इसके अलावा वहां सड़क किनारे कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे जिन पर कुछ खुफिया निशान बने थे। तभी अचानक उन्हें रास्ते से एक बहुत बड़ा तूफान आता दिखाई दिया जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। अब उनकी टीम अपनी गाड़ियों में बैठकर भाग निकली, पर आंधी से निकली बिजली ने अचानक उन्हीं अजीबोगरीब पत्थरों को रोशन कर दिया। तूफान इतना तेज था कि जल्द ही वह उनकी गाड़ियों तक पहुंच गया और अचानक उन सबको निकलकर एक पोर्टल में धकेल दिया। उनकी गाड़ियां बवंडर में बुरी तरह उलट पलट रही थीं। कुछ देर बाद अचानक उनकी गाड़ियां जमीन पर आ गिरीं और उन सब ने बाहर आकर देखा कि अब तूफान थम गया था। अब वह सामने मौजूद पहाड़ियों पर मंडरा रहा था जिनके बारे में उनके नक्शे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने देखा कि इस रेगिस्तान में कई रेत के टीले थे, लेकिन नक्शे के मुताबिक रेत के टीले उनकी लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर होने चाहिए। इसी के साथ उनके सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने काम करना बंद कर दिया। इसलिए उन्होंने सूरज की मदद से दिशा का पता लगाकर वापस लौटने का फैसला किया। तभी एक्स को कुछ दिखाई दिया और जब उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि ये खोई हुई टीम की गाड़ियां थीं। उसके पास बुरी तरह जली हुई लाशें पड़ी थीं। इसके अलावा वहां कांच के टुकड़े और खाली गोलियों के शेल्स मिले, जिसका मतलब यह था कि मरे हुए फौजियों ने अपना बचाव करने की कोशिश की थी। खैर, जिसने भी उन पर हमला किया था उसने रेत पर कोई निशान नहीं छोड़े थे। अब टीम इस सोच में पड़ गई कि इसके पीछे आखिर किसका हाथ है और अपनी गाड़ियों में निकल पड़ी, मगर वो यह नहीं जानते थे कि हंटर अपनी दूरबीन से उन पर नजर रखे हुए था। इसके बाद वह सब एक बार फिर रुक गए, क्योंकि यह नज़ारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनके सामने एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल था जो किसी डायनासोर से भी कई गुना बड़ा था। इसी दौरान पीछे से हंटर ने उन पर एक तीर चला दिया तो फौजियों ने उसकी दिशा में जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। तभी क्या कैप्टन अर्तिमीज ने तीर पकड़ा और सबको रुकने को कहा, क्योंकि तीर सिर्फ चौक का बना हुआ था, यानी कोई उन्हें सिग्नल दे रहा था कि यहां पर खतरा है। उसी बल अचानक डायब्लोस रेत से बाहर आ गया तो वो सब फिर से गाड़ियों में भाग निकले। उन्होंने हर एक हथियार से हमला करके देखा, मगर डायब्लोस पर कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने गाड़ी को टक्कर मारी और वो कई बार पलट कर गिर गई, जिससे एक्स की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी ओर स्टीलर नाम का एक फौजी डायब्लोस का शिकार बनने से पहले भागकर दूसरी गाड़ी में चढ़ गया, लेकिन जल्द ही डायब्लोस ने इस गाड़ी को भी बेरहमी से पलट दिया और फिर स्टीलर को अपने दांत में फंसाकर उड़ा दिया। मरने से पहले स्टीलर ने उस राक्षस पर कई ग्रेनेड्स फेंक कर हमला किया, जिससे उस खतरनाक जानवर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बाकी साथियों को पत्थरों के बीच छुपने का मौका मिल गया। दूसरी ओर से हंटर ने डायब्लोस को रोकने के लिए उस पर एक तीर से हमला किया और इधर फौजियों की टीम तुरंत एक गुफा में छुप गई। डायब्लोस इतनी छोटी गुफा में नहीं घुस सकता था, इसीलिए उसने एक बार के लिए टीम का पीछा छोड़ दिया। इस मुसीबत में फंसकर डैश काफी घबरा रही थी, मगर तब अर्थमीज ने लीडर के तौर पर सबको ऑर्डर दिया कि वह अपनी ड्यूटी करते हुए यहां से जिंदा बचकर वापस जाएंगे। लेकिन उसी पल अचानक एक स्पाइडर जैसे जानवर ने उसे अपने पंजों में दबोच कर उठा लिया। इस राक्षस का नाम था नर्सल। उसने अर्तिमीज को काटा, जिससे उसके शरीर में जहर चला गया और फिर वह उसे नीचे फेंक कर भाग निकला। इधर फौजियों ने उस पर गोलीबारी की और वहीं मार्शल और लिंकन ने अर्थमीज को CPR देने की कोशिश की, पर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। तब डैश ने सबको भागने को कहा, क्योंकि रात होने की वजह से नर्सल उन पर हमला करने आ रहे थे। लिंकन, मार्शल और डैश को लगा कि अर्थमीज मर चुकी है, इसीलिए वह सब गुफा की ओर भागे। उधर दूर एक पहाड़ की छोटी से हंटर नर्सल
इस पर हमला कर रहा था। लेकिन जब एक जानवर उस पर हमला करने के लिए आया तो वह भाग निकला। वहीं दूसरी ओर डैश भागते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसके साथी भी रुक गए। इसी मौके का फायदा उठाकर एक जानवर ने मार्शल को दबोच कर उठा लिया। उधर अचानक अर्तिमीज को होश आ गया और उसे अपने साथियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। लेकिन तभी एक नर्सल ने फिर से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वह एक नर्सल के घोंसले में ककन में कैद थी। वो जैसे तैसे ककन से बाहर निकली तो उसने देखा कि वहां हड्डियों का ढेर था और साथ ही मार्शल और डैश के शरीर भी ककस में बंद थे। अर्थम ने दर्द से झूं छते हुए मार्शल का गिरा हुआ बैग उठाया, जिसमें उसे एक टॉर्च, एक ऑक्सीजन कैन और बंदूक की कुछ गोलियां मिलीं। अब वो टॉर्च जलाकर स्पाइडर के जालों भरे रास्ते से आगे बढ़ी। उसने लिंकन को आजाद किया और कहा कि उसकी छाती में काफी तेज दर्द हो रहा है। अब अर्थमीज लिंकन को कंधा देकर बाहर की ओर लेकर गई, लेकिन अचानक उसकी टॉर्च बंद पड़ गई। उसी पल एक नर्सल उनके सामने आ गया तो अर्थम ने आग से मशाल जलाकर उसे दूर हटाने की कोशिश की और इसी दौरान लिंकन के शरीर का दर्द बढ़ गया तो उसने अपनी शर्ट फाड़कर देखा कि उसके जख्म पर अंडे पनप रहे थे। अचानक नस्ला पुर लिया। जैसे ही वह अर्थमज को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो उसने आग पर ऑक्सीजन छिड़क कर पूरे घोंसले में आग लगा दी। अर्थमीश जैसे तैसे रंग कर घोंसले से बाहर निकलने वाली थी कि ऐन वक्त पर एक नर्सल ने उसकी टांग पकड़कर उसे वापस खींच लिया। तब अर्थमीज ने उस पर गोलियां फेंक दी, जो आग की चपेट में आते ही फट गई और आखिरकार वह सही सलामत घोंसले से बाहर आ गई। अब सुबह हो चुकी थी और धूप की वजह से नर्सल ने उनका का पीछा नहीं किया, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पर हजारों कीड़े चल रहे हैं। इसलिए वह पागलों की तरह अपने शरीर को कुरेद नहीं लगी। तभी जमीन पर उसे एक गोली मिली तो उसने गोली खोलकर उसका बारूद अपने पैर के जख्म पर लगाया और फिर 2 पत्थरों को रगड़कर चिंगारी पैदा की, जिससे बारूद जल उठा और उसका जख्म भर गया। इसके बाद वह पहाड़ी पर चढ़कर इस इलाके की जांच पड़ताल करने पहुंची, लेकिन उसे चारों ओर रेगिस्तान और उस काले बवंडर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद यह बवंडर ही उसे घर ले जा सकता था, लेकिन उससे पहले उसने यह देखने का सोचा कि रास्ता साफ है या नहीं। उसने एक पत्थर उठाकर रेत में फेंका, जिससे डायब्लस जोरदार दहाड़ के साथ जाग उठा। पर जब उसे अर्थमीज दिखाई नहीं दी तो वह लौट गया। उधर अर्थमीज पत्थरों से भरे इलाके में घूम रही थी तो हंटर दूर से छिप छिपाकर उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद अर्थमीज को एक टूटा फूटा जहाज मिला तो उसे लगा कि शायद यहां से पानी मिल जाएगा, मगर उस बर्तन में सिर्फ रेत भरी थी। इसके बाद वह बाकी की शिप में घूम रही थी तो अचानक हंटर ने पीछे से कूदकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। लेकिन अर्थमिस भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, इसीलिए उसने हंटर को मुंह तोड़ जवाब दिया। जल्द ही दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, लेकिन कोई एक दूसरे से कम नहीं था। तभी अचानक अर्थमीज ने हंटर का ही चाकू उसके कंधे में घूंप दिया, पर फिर भी हंटर उस पर हावी होकर मुकाबला जीत गया। फिर उसने अर्थ्स के हाथ बांध दिए और उसे अपनी खुफिया गुफा की ओर ले गया। उसने अर्तिमीज को तेज चलने को कहा, क्योंकि रात होने पर नरसिया कड़ियां उन पर हमला कर देंगी। लेकिन अर्थम जमीन पर गिर गई और उसने बड़ी ही चालाकी से एक कांच का टुकड़ा उठा लिया। इसके बाद वह दोनों हंटर की गुफा में पहुंचे, जहां हंटर ने पानी पिया और पत्थरों पर लगी हुई काई खाई, लेकिन उसने अर्थमज को कुछ नहीं दिया। जब अर्थमज ने कुछ कहने की कोशिश की तो उसने उसे शांत कर दिया, क्योंकि बाहर नर्सेज उन पर घात लगाए बैठे थे। खैर, बाद में हंटर ने जड़ी बूटियों से खास मरहम बनाकर अपने कंधे के जख्म पर लगाई। फिर उसने 2 छोटी छोटी मूर्तियों की पूजा की। इसके बाद अर्थम सोने का नाटक करने लगी, मगर असल में वह अपने हाथों की रस्सियों को कांच के उस टुकड़े से काट रही थी। फिर अगली सुबह हंटर बाहर के हालात देखने गया, पर जब वो वापस आया तो उसने देखा कि अर्थम तो वहां है ही नहीं। उसी समय अर्थम ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बांध दिया। फिर वह हंटर के बाउल से पानी पीने लगी तो हंटर ने अपने पैर से बाउल गिरा दिया ताकि वह पानी ना पी सके। वो दोनों एक दूसरे की भाषा तो समझते नहीं थे, तो गालियां देने का कोई फायदा था नहीं। इसीलिए अर्थम एस ने गुस्से में उसकी मूर्तियां तोड़ डालीं। यह देखकर हंटर आग बबूला हो उठा और अर्थमीज पर हमला करने के लिए कूद पड़ा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और वह लड़ते लड़ते गुफा से बाहर आ गए। अचानक हंटर लुढ़कते हुए नर्सल के घोंसले में जा गिरा, पर ऐन वक्त पर अर्थमीज ने उसे हाथ थमाकर उसकी जान बचाई। उसने हंटर को ऊपर खींचा और उसकी रस्सियां काट दीं ताकि उसे समझ आए कि अर्थमीज उसकी दुश्मन नहीं है। फिर उसने हंटर को चॉकलेट का एक टुकड़ा दिया, जिसे खाकर हंटर को बहुत अच्छा लगा। बाद में हंटर ने उसे अपनी पोटली में से पीने का पानी दिया। इसके बाद वो दोनों चलते चलते पहाड़ी इलाके के किनारे तक आ पहुंचे।
फिर उन्होंने जैसे तैसे एक दूसरे को समझाया कि उन्हें कुछ भी करके बवंडर तक पहुंचना होगा, मगर रास्ते में उन्हें डायब्लोस का सामना करना होगा। अर्थम ने कहा कि उन्हें मिलिट्री के पास वापस जाकर हथियार लाने चाहिए, लेकिन हंटर ने उसे जैसे तैसे समझाया कि यह बंदूकें इन जानवरों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फिर वो उसे अपने साथ एक नस्लाइन को मारकर उसका जहर इकट्ठा कर ले तो उसकी मदद से वह डायब्लोस को हरा सकते हैं। अर्थम उसके प्लान से सहमत थी और वह खुद नर्सल का शिकार बनने को तैयार हो गई ताकि हंटर उसका जहर निकाल सके। जैसे ही सूरज डूबा तो वह पत्थरों के इलाके में जाकर नर्सल का ध्यान आकर्षित करने के लिए गाना गाने लगी। उनका प्लान कामयाब रहा और जैसे ही एक नर्सल वहां आया तो अर्थस तुरंत अपने बिछाए हुए जाल की तरफ भागी। अचानक नर्सल का पैर एक रस्सी में फंस गया और हंटर ने ऊपर से कूदकर अपनी भारी भरकम तलवार से उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उसका डंक भी काट लिया और बाकी नर्स लाज के आने से पहले वहां से भाग निकले। फिर वो दोनों अपनी गुफा में गए जहां हंटर ने। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।